जुर्म की दुनिया वाकई बड़ी अजीब है। कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है असल में वो होता नहीं है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आज कहानी कुछ इसी तरह है। इसमें एक व्यक्ति की मौत होती है और उसने सुसाइड किया हुआ था, खुदकुशी किया हुआ था और सुसाइड नोट भी वहाँ से मिल जाता है। पुलिस वाले उस सुसाइड नोट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी से परेशान था, इसी वजह से सुसाइड कर रहा है और वजह भी पुलिस को पता चल जाता है और इस व्यक्ति की पहचान भी हो जाती है। और पुलिस वाले इसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और जब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और तफ्तीश करती है तो एक अलग ही कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल से है। भोपाल में एक इलाका पड़ता है हरिनगर और इसी इलाके में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजेश परमार। राजेश परमार के ऊपर एक कत्ल का इल्जाम था। 2014 में उसके ऊपर केस चल रहा था और 2016 में उसके ऊपर फैसला भी आ गया और इसे उम्र कैद की सजा मिल गई और ये सेंट्रल जेल में बंद था और ये अपना सजा काट रहा था। तभी 2019 आ जाता है और 2019 में इसके पिता की मौत हो जाती है। फिर राजेश परमार पैरोल पर बाहर आने के लिए एप्लीकेशन लगाता है और इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है और इसको 14 दिनों के लिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। जिस दिन ये जेल से बाहर आया था पैरोल पर, उस दिन तारीख थी 15 जून 2019 का और इसको वापस 14 दिनों के बाद यानी कि 29 जून को जेल लौटना था। ये बाहर आता है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, सब क्रियाक्रम करता है और फिर अब धीरे-धीरे इसकी जो दिन थे 14 दिन वो कट जाते हैं और पूरे हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है इसको कि कैसे 14 दिन खत्म हो गए और इसका वापस जाने का अब दिन आ जाता है और उस दिन तारीख थी 29 जून 2019 को। सुबह-सुबह का टाइम था और लोग अपने-अपने घरों से अब निकल रहे थे। तभी कुछ लोगों की नज़र राजेश परमार के घर पर पड़ती है। वो लोग देखते हैं कि इसके घर में से आग की लपटें उठ रही हैं और धुआँ उठ रहा है। वो लोग फौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है और लोगों के साथ राजेश के घर में पुलिस पहुँचती है। जब पुलिस राजेश के घर में जाती है तो देखती है कि एक व्यक्ति है जिसके शरीर में आग लगा हुआ है और वो बुरी तरह से उसका चेहरा जल चुका है और शरीर में आग लगा हुआ है और वो जल रहा है। आनन-फानन में आग को बुझाई जाती है और इस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल से ये क्लियर हो जाता है कि ये जिंदा नहीं है और इसकी मौत हो गई है, तो पुलिस वाले इसके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस इसके बारे में पता करती है और वहाँ से घर के अंदर सर्च करती है कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, तो वहाँ से सुसाइड एक नोट मिलता है और पुलिस वाले उस सुसाइड नोट को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राजेश परमार है और राजेश परमार वही है जो सेंट्रल जेल से 14 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया हुआ था। उस सुसाइड नोट में पुलिस आगे पढ़ती है तो देखती है कि इसमें लिखा हुआ है कि राजेश परमार अपने पिता की मौत से काफ़ी परेशान था और ये वापस जेल नहीं जाना चाहता था और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसने सुसाइड कर लिया है। उसने सुसाइड नोट में ये भी लिखा था कि इस सुसाइड का ज़िम्मेदार वो खुद है, इसका ज़िम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अब पुलिस ये मानकर चल रही थी कि जिसको आज वापस सेंट्रल जेल जाना था, उसकी मौत हो गई है, तो अब लोकल पुलिस सेंट्रल जेल के प्रशासन से संपर्क करती है और इसके बारे में बताती है और कहती है कि जो आपका कैदी था राजेश परमार 14 दिनों के लिए बाहर आया हुआ था, उसकी मौत हो गई है, उसने खुदकुशी कर लिया है। अब जेल प्रशासन भी इसके फाइल को बंद करने की तैयारियों में लग जाता है और इधर जो लोकल पुलिस थी वो भी अब इसके फाइल को, इसके केस को बंद करने की तैयारी में लग जाती है। तकरीबन 24 घंटे गुजरते हैं और 24 घंटे बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस के हाथ में आता है तो पुलिस वाले देखकर चौंक जाते हैं। क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि इस व्यक्ति का मौत धुआं की वजह से, दम घुटने की वजह से या फिर इसके जलने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि इसका गला दबाया गया है और गला दबाकर इसके मौत के घाट उतारा गया है। जब पुलिस ये देखती है तो चौंक जाती है और फिर पुलिस जो वहां से मौके से जो तस्वीर लाई हुई थी उन तस्वीरों को दोबारा देखती है। जब पुलिस दोबारा देखती है तो तस्वीर देखकर भी पुलिस चौंकती है, क्योंकि ये व्यक्ति जिसका मौत हुआ था उसके जो पैर थे वो एक पास थे, अलग-अलग नहीं थे। पुलिस ये देखकर इसलिए चौंकती है कि ये सोचती है कि जिस व्यक्ति की मौत जलने से होती है वो तड़पता है और तड़पता है तो उसके हाथ या पैर अलग-अलग होते हैं, दूर-दूर होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के हाथ-पैर एक ही में सटे हुए हैं, जिससे ये पुलिस को लगता है कि पहले इसका हाथ-पैर बाँधा गया है और फिर इसको मारा गया है। लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई सबूत नहीं था कि किसको पकड़े और किससे इसके बारे में पूछताछ करे, क्योंकि उस घर में यही एक अकेला व्यक्ति था। इसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और बाद में इसने भी खुदकुशी का कर लिया और इसकी भी मौत हो गई। इन सब चीज़ों को देखकर पुलिस वालों को लगता है कि ये खुदकुशी नहीं है। सबसे पहले तो पुलिस वाले
आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि 28 जून को राजेश परमार के साथ एक दो लोगों को घूमते हुए देखा गया था। अब पुलिस उनके बारे में पता करती है तो एक व्यक्ति का नाम आता है सामने और उस व्यक्ति का नाम निहाल था और पता चलता है कि निहाल पहले इसके मकान में रूम लेकर रह चुका है। अब पुलिस राजेश परमार के कॉल डिटेल्स खंगालती है तो उसमें से निहाल का नंबर मिल जाता है और पता चलता है कि निहाल से इसने कई बार बात किया है 28 जून को। और फिर ये निहाल के पास पुलिस फोन करती है तो निहाल का नंबर बंद आता है। तो पुलिस अब ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो निहाल ही है और राजेश परमार कहीं भाग गया है जेल जाने के डर से। अब पुलिस राजेश परमार के नंबर पर भी फोन कर रही है लेकिन उसका भी नंबर बंद आ रहा था और उसका भी आखिरी लोकेशन भोपाल ही दिखा रहा था। इधर निहाल का नंबर ट्रेस पर पुलिस लगाई हुई थी, लोकेशन उसका लगातार देख रही थी, तभी एक लोकेशन मिलता है निहाल का और वो लोकेशन था गुजरात का। पुलिस की एक टीम फौरन गुजरात पहुंचती है और वहां से इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये निहाल ही है। अब निहाल को पुलिस वापस मध्य प्रदेश के भोपाल लाती है और यहाँ लाने के बाद इससे पूछताछ किया जाता है। जब पुलिस इसके साथ सख्त होती है तो ये पूरी कहानी सुना देता है और निहाल बताता है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो व्यक्ति राजेश परमार नहीं है और उसने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि वो व्यक्ति एक मजदूर है और उसका नाम राजू है। पुलिस वजह पूछती है कि आखिर राजू को उसने क्यों मारा और तुमने उसके साथ क्यों दिया, तो ये पूरा कहानी सुनाता है। ये बताता है कि जब राजेश पैरोल पर बाहर आया हुआ था अपने घर तो ये काफी परेशान था, काफी इमोशनल था और फिर मुझे वो फोन किया और मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उसके घर आया मिलने के लिए तो राजेश कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरे पिता की भी मौत हो गई और मुझे वापस अब जेल जाना है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और ये वो कह रहा था कि अगर मैं इस बार जेल चला गया तो शायद मुझे अब कभी भी पैरोल पर बाहर न आने दिया जाए, क्योंकि अब मेरे परिवार में कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है जिसकी वजह से मैं बाहर आ जाऊं। फिर उसके बातों को मैं सुनकर वापस मैं अपने रूम पर आ गया। मैं वहीं दूसरे इलाके में रह रहा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैं करता हूँ। और फिर आगे पूछताछ में निहाल बताता है कि फिर उसने दोबारा 28 जून को फोन किया मुझे और अपने पास मिलने के लिए बुलाया। जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो उसने कहा कि मुझे एक व्यक्ति को मारना है और इस वजह से मारना है कि मुझे ये दिखाना है कि मैंने खुदकुशी कर लिया हूँ और ये व्यक्ति मरने वाला मैं ही हूँ, बल्कि मैं जिंदा रहूंगा और कहीं और जाकर अपना जिंदगी बिता रहूंगा। ये निहाल कहता है कि मैंने उस वक्त उससे मना कर दिया था और कह दिया था कि मैं इस मामले में तुम्हारा कोई साथ नहीं दूंगा, लेकिन फिर राजेश पैसों का लालच देता है और वो कहता है कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरा साथ दो इसमें। फिर मैं भी लालच में आ गया और 1 लाख रुपए के लिए मैं उसका साथ देने लगा। और फिर हम लोग 28 जून को ही अपना मोबाइल उसके घर में रख दिए और बाहर निकल गए एक शिकार की तलाश में। और ऐसा शिकार की तलाश थी जो दिखने में बिल्कुल उसी के जैसा हो, राजेश के जैसा ही हो और उसी के हाइट और कद काठी का हो। हम लोगों की तलाश पूरी हुई जब राजू मिला और राजू दारू पी रहा था, अकेले बैठा हुआ था। हम लोग उसके पास गए और उसके साथ हम लोगों ने दारू पिया, हम लोगों ने बातें की तो पता चला कि ये एक मजदूर है और बिहार का चंपारण जिले का ये रहने वाला है। हम लोगों ने उससे बात किया और वो अभी काम की तलाश कर रहा था, उसे कोई काम मिला नहीं था। हम लोगों ने कहा कि अगर तुमको कोई काम चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो, कल मैं तुमको एक क्रशर में काम दिला दूंगा। और उसको मैं अपने साथ हम लोगों ने लेकर आ गए घर और घर पर हम लोगों ने और दारू पहले से हिला कर रख दिया था। जब वो घर आया तो उसको और भी हम लोगों ने दारू पिलाया और जब वो बिल्कुल नशे में हो गया, अपना होश खो बैठा, तो हम लोगों ने उसका गला घोंट दिया और गला घोंटने के बाद उसके हाथ पैर बांधे और उसके शरीर पर किताब और जो पुरानी कापियां थी वो सारा कुछ रख दिए। और हम लोगों ने पहले से ही अपने गाड़ी में पेट्रोल फुल करा दिए थे और फिर उसी पेट्रोल को हम लोगों ने गाड़ी से निकाला और इसके शरीर पर डाल दिया और आग लगा दिया। आग लगाने के बाद मैं यानी कि निहाल गुजरात चला गया और जो राजेश है वो पता नहीं कहाँ गया, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अब पुलिस निहाल को जेल में ही रखी हुई थी और निहाल पूछताछ में ये भी बताता है कि मैं राजेश को मैं अपना एक सिम दिया था और मैं कहा था कि अगर तुमको मुझसे बात करनी होगी तो इसी नंबर से फोन करना। अभी निहाल वहीं था और अगला दिन आ जाता है और अगले दिन निहाल के पास एक फोन आता है और वो फोन किसी और का नहीं था बल्कि राजेश का ही था। राजेश ने निहाल के पास फोन किया और उससे पूछा हमारी तलाश पुलिस तो नहीं कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। फिर निहाल इधर से जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं है और पुलिस हमारी तलाशी नहीं कर रही है। फिर निहाल से राजेश कहता है कि मैं इस समय चेन्नई में हूँ और मुझे यहाँ पर रूम चाहिए, अगर कोई तुम्हारा पहचान का हो, कोई दोस्त हो तो मुझे उससे संपर्क कराओ और वो मुझे रूम दिला दे। फिर ये कहता है निहाल ठीक है, वो देखता है अगर कोई होगा तो वो बताएगा और फिर फोन कट जाता है। फोन जैसे ही कटता है पुलिस वाले वहीं थे
और फिर अब पुलिस वाले निहाल से राजेश का नंबर लेते हैं और निहाल से कहते हैं कि तुम उसको दोबारा फ़ोन करो और कहो कि मेरा एक दोस्त है वहाँ पर और कुछ दिनों में वो तुमसे आकर मिलेगा, मैं तुमको उसका नंबर दे दिया हूँ, वो तुमसे बात करेगा। फिर ये फ़ोन कट जाता है और अब मध्य प्रदेश के पुलिस की एक टीम सादी वर्दी में चेन्नई पहुँच जाती है राजेश का नंबर लेकर। वहाँ जाने के बाद राजेश को फ़ोन किया जाता है और राजेश अब मिलने आता है पुलिस वालों से और राजेश ये सोच रहा था कि ये निहाल के दोस्त हैं और ये रूम दिलाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब राजेश इनसे मिलता है, इनके पास आता है, तो पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे वापस मध्य प्रदेश लाया जाता है। अब राजेश को भी पता चल चुका था कि वो गिरफ्तार हो चुका है और फिर इसे वापस सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। पहले से तो इसके ऊपर एक कत्ल की सजा थी ही, जो उम्र कैद की सजा मिली थी वो काट ही रहा था। दोबारा इसने एक कत्ल कर दिया और शायद जब इसका फैसला आए तो इस पर भी इसको उम्र कैद की सजा ही सुनाई जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।